डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस YouTube चैनल ज्योग्राफी मेड इजी बाय डॉक्टर देवेश सहारन में आप सभी का स्वागत है। कोविड-19 पेंडेमिक के चलते जहां सामान्य क्लासेस लगना संभव नहीं है, इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैंने मेरे इस YouTube चैनल को डेवलप किया है ताकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ जुड़ सकूं और ज्योग्राफी को लेकर आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू जारी रह सके। इस चैनल में ज्योग्राफी से संबंधित जो विभिन्न कंसेप्ट्स हैं उनको बहुत आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचाने का मैं प्रयास करता रहूँगा। मैं अपने इस चैनल के जो शुरुआती वीडियोस हैं ये MGSU BA पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट रीजनल ज्योग्राफी को ध्यान में रखकर पोस्ट करूँगा वीडियोस। ज्योग्राफी के संबंध में और जो दूसरे कंसेप्ट्स हैं रीजनल ज्योग्राफी से हटकर भी कोशिश करूँगा कि वो वीडियोस भी मैं बीच बीच में आप लोगों को प्रोवाइड करवाता रह सकूँ। आप मेरे YouTube चैनल पे वीडियोस के जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी लिख सकते हैं। यदि आपको कोई विशेष कंसेप्ट या विशेष अगर टॉपिक जो है समझना हो तो मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर सकूँ। इसी कड़ी में जो आज का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इस वीडियो का जो टॉपिक है, जो वीडियो के लिए जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो बहुत ही बेसिक है लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट भी है। वो टॉपिक है व्हाट इज़ जियोग्राफी। ज्योग्राफी हमारा जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं UG में है या PG लेवल पे हम पढ़ना चाहते हैं, बहुत से कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हम इसको ऑप्ट भी करना चाहते हैं, तो ये भूगोल वास्तव में क्या है, एक विषय के रूप में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भूगोल में सम्मिलित की जाती है, अर्थात इसका विषय क्षेत्र क्या है, इसका स्कोप क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो सब इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर ज्योग्राफी के लिटरल मीनिंग या शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें तो इस शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया था और ये एक ग्रीक वर्ड है जो वास्तव में दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो और ग्राफी। जियो जो शब्द है ये सामान्यतः पृथ्वी से संबंधित है, रिलेटेड टू अर्थ, यानी जियो शब्द जो है वो ज़्यादातर पृथ्वी से रिलेटेड यदि हम कोई बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम जियो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी प्रकार ग्राफी शब्द जो है ये है, इसका अर्थ होता है टू स्टडी और टू डिस्क्राइब। तो इस तरीके से जियो प्लस ग्राफी से जियोग्राफी शब्द बना है और यदि इसका पूरा शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन करने वाला विज्ञान या विषय, एक ऐसा विषय जिसमें पृथ्वी का अध्ययन और वर्णन किया जाता है। और ज़्यादातर स्टूडेंट इसको इसी रूप में ज्योग्राफी को लेते भी हैं। 11th-12th स्टैंडर्ड तक तो ये डेफिनेशन सही भी मान ली जाती है, लेकिन यदि हम बात करें UG और PG लेवल की या किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फाइट करके यदि हम इंटरव्यू में जाते हैं और वहाँ पर हम अगर ज्योग्राफी की डेफिनेशन ये देते हैं कि ज्योग्राफी एक ऐसा विषय या विज्ञान है जिसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है या वर्णन किया जाता है, तो हम आंशिक रूप से गलत हो जाते हैं और जो हमारा इम्प्रेशन है वो सही नहीं आ पाता। एक्चुअली जब हम कहते हैं कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम संपूर्ण पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं। आपको मालूम है कि हमारी जो पृथ्वी है ये कोई फुटबॉल या टेनिस के बॉल की तरह अंदर से खोखली नहीं है, बल्कि इसके अंदर तम में भी पदार्थ स्थित है और वो पदार्थ जो है उसके रासायनिक संरचना और भौतिक स्वरूप, फिजिकल स्टेज एंड केमिकल कंपोजिशन में इतनी अधिक जटिलता, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है
कि वो अपने आप में एक नया विषय ही बन जाता है। और आपको पता भी है और हम आगे पढ़ेंगे भी कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें अनेक लेयर्स में वो डिवाइडेड है, सामान्यतः जिसे क्रस्ट, मेंटल, इनर कोर, आउटर कोर के नाम से भी हम जानते हैं। तो पृथ्वी का जो अंतरतम है वो अपने आप में इतना अधिक जटिल है कि उसका अध्ययन एक अलग विषय वस्तु या विषय क्षेत्र बनाता है, और वो विषय क्षेत्र या विषय वस्तु भूगोल से बिल्कुल अलग है। पृथ्वी के अंतरतम का अध्ययन जियोलॉजी या भूगर्भ शास्त्र में किया जाता है। तो अर्थात जो भूगोल है वो संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन नहीं है, बल्कि केवल पृथ्वी की बाहरी सतह, जिसे हम धरातल या पृथ्वी तल कह सकते हैं, के अध्ययन से ही संबंधित है। इसलिए जब भी हमसे बात की जाए कि भूगोल क्या है, तो ये कहने के बजाय कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, हमें ये कहना चाहिए कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी तल अथवा धरातल का अध्ययन किया जाता है। यहाँ एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमें समझना है कि पृथ्वी तल अथवा धरातल से तात्पर्य क्या है। देखिए, पृथ्वी तल अथवा धरातल से तात्पर्य केवल भूमि या लैंड से इसका संबंध नहीं है। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि भूगोल में पृथ्वी तल अथवा धरातल का अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ मैं पृथ्वी तल अथवा धरातल से मेरा तात्पर्य वायुमंडल के ऊपरी छोर से लेकर महासागर की तली तक का संपूर्ण भाग इसके अंतर्गत मैं शामिल कर रहा हूँ। अर्थात भूगोल की जो विषय वस्तु है उसमें एटमॉस्फेयर वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, लिथोस्फीयर स्थलमंडल और बायोस्फीयर जैवमंडल, ये चारों के चारों मंडल उसमें शामिल किए जाते हैं। तो केवल भूमि का अध्ययन नहीं है, केवल पृथ्वी तल से तात्पर्य यहाँ पर लिथोस्फीयर स्थल मंडल का अध्ययन नहीं है, बल्कि भूगोल के विषय वस्तु या विषय क्षेत्र में वायुमंडल के ऊपरी छोर से लेकर महासागर की तली के मध्य का संपूर्ण क्षेत्र शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से हमारी भूगोल की परिभाषा जो अभी तक हमने समझा है उसके अनुसार क्या होनी चाहिए। हमारी परिभाषा होनी चाहिए पृथ्वी तल अथवा धरातल का अध्ययन भूगोल कहलाता है। लेकिन ये परिभाषा भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। इस परिभाषा से हमें इतना तो पता चल पा रहा है कि भूगोल का कार्य क्षेत्र कहाँ तक सीमित है। हम वेयर या कहाँ प्रश्न का उत्तर तो इससे प्राप्त कर पा रहे हैं। हम ये जान गए कि भूगोल का जो कार्य क्षेत्र या विषय क्षेत्र है वो वायुमंडल के ऊपरी छोर से लेकर महासागर की तली के मध्य स्थित है, यानी पृथ्वी तल अथवा धरातल। लेकिन अभी भी बहुत से प्रश्न निरुत्तरित हैं, जिनमें से एक प्रश्न ये है कि भूगोल में अध्ययन किसका किया जाता है। व्हाट, अभी तक वेयर तो देख लिया हमने, लेकिन व्हाट, किस चीज़ का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। देखिए, ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही समझने वाला बिंदु है। इसकी जानकारी होना हमें बहुत आवश्यक है। यदि आपसे सामान्य प्रश्न पूछा जाए कि भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, तो चूंकि हो सकता है आपने 11th में, 12th में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में ज्योग्राफी पढ़ी हो, तो बहुत सारी उत्तर आपके पास हो सकते हैं। आप कहेंगे कि भूगोल में पर्वतों का अध्ययन किया जाता है, भूगोल में नदियों का अध्ययन किया जाता है, भूगोल में हम महासागरों का अध्ययन करते हैं, महाद्वीपों का अध्ययन करते हैं, मरुस्थल का अध्ययन करते हैं। बहुत सारे जवाब हम दे सकते हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाए तो हम इतने सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं उत्तर में दे सकते। परिभाषा में हमें परिभाषा में केवल 1 या 2 शब्दों का ही इस्तेमाल करना है। तो इसलिए भूगोल में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो 1 या 2 शब्दों में हम क्या जवाब दें कि भूगोल में किस चीज़ का अध्ययन किया जा सकता है। मैं एक उदाहरण के द्वारा, एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको इस चीज़ को स्पष्ट करना चाहूँगा। जैसे यदि आपने एक विषय के बारे में सुना होगा, बॉटनी, वनस्पति शास्त्र।
यदि आपसे यही प्रश्न पूछा जाता कि वनस्पति शास्त्र या बॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आपका उत्तर हो सकता था कि साहब नीम के पेड़ का अध्ययन करते हैं, पेड़ है या आक या का पेड़ है उसका अध्ययन करते हैं, आम के पेड़ का अध्ययन करते हैं, घासों का अध्ययन करते हैं। एक लंबी चौड़ी लिस्ट हो सकती है। लेकिन फिर मैं अपने प्रश्न को रीफ्रेम करके कहता कि मुझे एक शब्द में बताइए कि वनस्पति शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप कहेंगे कि वनस्पति शास्त्र में वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। तो जैसे ही आपने वनस्पति शब्द कहा तो उसमें वो सारी की सारी लिस्ट सम्मिलित हो गई। ठीक उसी प्रकार एक दूसरे विषय से उदाहरण लेते हैं, ज़ूलॉजी, जंतु विज्ञान। जब उसके बारे में मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, तो आप एक शब्द में कह सकते हैं जंतु विज्ञान में जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम वापस लौट के हमारे ज्योग्राफी पे आते हैं और मैं पूछूं कि मुझे बताइए कि भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, तो स्थिति यह है कि बहुत से स्टूडेंट्स को एक शब्द में ये नहीं बता सकते कि भूगोल में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, भूगोल में एक शब्द में अगर हमें बताना हो कि हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो वो है भौगोलिक तत्व। जी हाँ, जिस प्रकार वनस्पति शास्त्र में वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान शास्त्र में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से भूगोल में भौगोलिक तत्वों एवं अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है। तो आप जो पहले लिस्ट मुझे बता रहे थे, नदियाँ, महासागर, महाद्वीप, द्वीप, मरुस्थल, यातायात के साधन, ये सारे के सारे सम्मिलित रूप से यदि एक शब्द में कहा जाए तो हम क्या कहेंगे, भौगोलिक तत्व अथवा अवधारणाएं। अब प्रश्न ये आता है कि ये भौगोलिक तत्व अथवा अवधारणाएं होती क्या हैं और इनकी पहचान क्या है। कैसे हमें पता चले कि कोई तत्व भौगोलिक तत्व है या नहीं, क्योंकि जब तक हमें ये पहचान नहीं होगी कि कोई तत्व भौगोलिक तत्व है या नहीं, तब तक हम ये ज्ञात नहीं कर सकते कि उस तत्व का अध्ययन भूगोल में किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। क्योंकि भूगोल में भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि कोई भी तत्व या अवधारणा भौगोलिक तत्व है या नहीं है। फिर से मैं अपना उदाहरण जो है वो लेता हूँ वनस्पति शास्त्र और जंतु शास्त्र से। यदि आपसे मैं कहूँ कि ऊंट एक जीव है या एक वनस्पति है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट इसका गलत उत्तर देगा। सभी को पता है कि एक जीव है। ठीक उसी प्रकार अगर मैं कहूँ कि नीम एक वनस्पति है या जीव है, तो आप कहेंगे कि साहब बिल्कुल नीम एक वनस्पति है और नीम अगर एक वनस्पति है तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि इसका मतलब नीम का अध्ययन वनस्पति शास्त्र में किया जाएगा, न कि जंतु विज्ञान में। तो हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं वनस्पति शास्त्र और जंतु विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र से संबंधित तत्वों को। लेकिन क्या हमें भौगोलिक तत्वों की भी उसी प्रकार से पहचान है या नहीं है? जैसे अगर मैं कहूं कि नदियां, पर्वत, क्या ये एक भौगोलिक तत्व है, तो आप कहेंगे जी हाँ भौगोलिक तत्व है, क्योंकि शायद आपको इसकी पहचान नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको मालूम है हमने 11th-12th में ये पढ़ा था, इसलिए निश्चित रूप से इतना तो पता है कि एक भौगोलिक तत्व है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि ये जो प्रेजेंटर है कि क्या ये एक भौगोलिक तत्व है, तो शायद अब आप पेशोपस में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये किसी किताब में लिखा हुआ ही नहीं है। अगर मैं कहूं कि जो भाषा मैं बोल रहा हूं आप लोगों के साथ, क्या ये भाषा एक भौगोलिक तत्व है, तो शायद आप में से बहुत से लोग हाँ में उत्तर देंगे और कुछ लोग ना में उत्तर देंगे, क्योंकि शायद हमें भौगोलिक तत्वों की पहचान पता नहीं है। या ऐसे कहूं कि क्या भाषाओं का अध्ययन भूगोल में किया जाएगा, तो आप तब तक जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि क्या भाषा एक भौगोलिक तत्व है, आप ये या भौगोलिक अवधारणा है, आप ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि इसका अध्ययन भूगोल में किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो एक बहुत आसान सा मैं एक आप लोगों के सामने एक पहचान बता रहा हूँ कि अगर वो पहचान, वो गुण या वो क्वालिटी अगर किसी चीज़ में हो, तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये भौगोलिक तत्व या अवधारणा है, और अगर वो क्वालिटी नहीं है तो आप मान लीजिए कि वो भौगोलिक तत्व या अवधारणा नहीं है। थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा। देख, पृथ्वी तल अर्थात
वायुमंडल के ऊपरी छोर से लेकर महासागर की तली के मध्य स्थित प्रत्येक वस्तु भौगोलिक तत्व है। और यदि प्रत्येक वस्तु भौगोलिक तत्व है तो उसका अध्ययन भी भूगोल में किया जाएगा। तो फिर से हम चलते हैं, जो आपने अभी तक ज्योग्राफी पढ़ी है उसके घटकों के बारे में या उस विषय वस्तु के बारे में जरा सोचिए। आपने पर्वत पढ़ा था, क्या ये पर्वत मेरी इस डेफिनेशन में, इस परिभाषा में, सूत्र में फिट बैठते हैं? वायुमंडल के ऊपरी छोर से लेकर महासागर की तली के बीच में स्थित है पर्वत, बिल्कुल स्थित है, इसलिए भौगोलिक तत्व हुआ। और अगर भौगोलिक तत्व हुआ तो इसका अध्ययन हम भूगोल में करेंगे। नदियाँ, महासागर, मरुस्थल, पठार, मैदान, बालू का स्तूप, यस, ये सभी की सभी चीज़ें चूंकि पृथ्वी तल या धरातल पर स्थित है, इसलिए ये सभी के सभी भौगोलिक तत्व हैं और इनका अध्ययन भूगोल में किया जाएगा। चलिए, ये तो वो सारी चीज़ें थी जो हम पहले से पढ़े हुए थे, इसलिए हमें पता है। अब वापस आता हूँ मेरे उन दो प्रश्नों को लेकर जो शायद थोड़ा सा पेशोपेश में हम पढ़ गए थे। पहली चीज़ तो ये कि ये जो प्रेजेंटर है, क्या ये एक भौगोलिक तत्व है? तो डेफिनेशन क्या कहती है? वायुमंडल के ऊपरी छोर से लेकर अगर महासागर की तली के मध्य कोई चीज़ स्थित है तो प्रत्येक चीज़ भौगोलिक तत्व होगी। तो जी हाँ, ये प्रेजेंटर भी चूंकि उस परिभाषा में फिट होता है, इसलिए ये प्रेजेंटर भी एक भौगोलिक तत्व है और इसका अध्ययन भूगोल में किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो भाषा मैं आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ, वो भाषा भी इस क्षेत्र में बीच में इसी धरातल पर स्थित है, इसलिए इसका अध्ययन भी भूगोल में किया जाएगा। यहाँ थोड़ा सा एक और बिंदु है जो मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहूँगा। मैं बार बार दो शब्द ले रहा हूँ, तत्व और अवधारणा। इन दोनों में क्या अंतर है थोड़ा सा मैं आपको समझाऊँगा, वो समझना हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए, तत्व उस वस्तु या उस चीज़ को कहते हैं जो टेंजिबल हो। टेंजिबल का मतलब होता है स्पर्श्य, जिसको मैं छू सकता हूँ, जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो और जो कोई ना कोई एक आयतन घेरती हो, उसे हम क्या कहेंगे? तत्व। जैसे प्रेजेंटर, ये प्रेजेंटर जो है ये टेंजिबल है, यानी स्पर्श्य है, मैं इसको टच कर सकता हूँ। साथ ही साथ इसका कोई द्रव्यमान है, मास है, चाहे कितना ही कम क्यों ना हो, लेकिन मास होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं स्पेस घेरती है, द्रव्यमान है इसका, तो ये क्या होगा? एक तत्व होगा। ठीक इसके विपरीत कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो अस्पर्श्य होती है, जैसे भाषा। भाषा को आप स्पर्श नहीं कर सकते। भाषा जो है उसका कोई द्रव्यमान नहीं है। भाषा जो है उसका कोई आयतन नहीं घेरती, कोई स्पेस कवर नहीं करती वो, इसलिए भाषा जो है वो क्या हो गई? अवधारणा। तो भूगोल में तत्वों का अध्ययन भी किया जाता है और भूगोल में अवधारणाओं का अध्ययन भी किया जाता है, बशर्त कि वो तत्व या अवधारणा वायुमंडल के ऊपरी छोर से लेकर महासागर की तली, जिसे मैं पृथ्वी तल अथवा धरातल कह रहा हूँ, पर स्थित होना चाहिए। कुछ उदाहरण जो है वो आपकी सहूलियत के लिए मैं आपके सामने रखता हूँ कि भौगोलिक तत्वीय अवधारणाओं के, जैसे पर्वत, जी हाँ बिल्कुल एक भौगोलिक तत्व है। महासागर, बालू का स्तूप, ये भी भौगोलिक तत्वों का ही उदाहरण है। कल कारखाने, फैक्ट्रीज, मानव प्रजातियाँ जो है वो भी भौगोलिक तत्व होगी या अवधारणा? जी हाँ, मानव प्रजातियां जो हैं वो अवधारणा है। मानव एक तत्व है, लेकिन प्रजातियां जो हैं वो क्या है? अवधारणा है। परिवहन के साधन, बिल्कुल परिवहन के साधन, चाहे जीप हो, कार हो, ट्रक हो, वायुयान हो, पानी का जहाज हो, आपका रेल हो, ये सभी के सभी जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ये सभी के सभी भौगोलिक तत्व हैं। यातायात के मार्ग बिल्कुल भौगोलिक तत्व हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी, टर्शरी हो, क्वाटरनरी हो, ये सभी आर्थिक क्रियाएँ जो हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ये सभी भौगोलिक तत्व अथवा अवधारणाओं के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। मृदा है, नदियाँ हैं, महासागरीय धाराएँ हैं, पवन है, जलवायु है, मैदान, निश्चित रूप से मैदानों का अध्ययन होता है, वर्षा का अध्ययन होता है, झीलों का अध्ययन होता है, सिंचाई के साधनों का अध्ययन भूगोल में किया जाता है, अधिवास, फसलों का अध्ययन भी भूगोल में किया जाता है। भाषा जो है वो एक भौगोलिक तत्व नहीं होकर बल्कि अवधारणा है, लेकिन
भूगोल की विषय वस्तु और इसका अध्ययन भी भूगोल में किया जाता है। धर्म। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं भौगोलिक तत्वों या अवधारणाओं के बारे में बात करता रहूं और इसके एग्जाम्पल्स देता रहूं, तो आप लोग देखेंगे कि ये एग्जाम्पल्स या ये भौगोलिक तत्व इतने ज़्यादा हैं कि लगभग अनंत हैं। क्योंकि ज़रा सोच के देखिए, पृथ्वी तल या धरातल अर्थात वायुमंडल के ऊपरी छोर से लेकर महासागर की तली के मध्य स्थित प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक अवधारणा भौगोलिक तत्व और अवधारणा के रूप में मानी जाती है। तो इनकी संख्या कितनी होगी? लगभग अनंत होगी, लगभग अनंत। तो इतने सारे भौगोलिक तत्वों एवं अवधारणाओं का अध्ययन भूगोल में करना होता है। तो आपको पता है जब चीज़ों की संख्या बहुत अधिक होती है तो हमें क्या करना पड़ता है? उनको वर्गों में वर्गीकृत करना पड़ता है। आप लोगों को मालूम है कि जब आप फर्स्ट ईयर में कॉलेज में एडमिशन लिया था आप लोगों ने, तो वहाँ पर फर्स्ट ईयर में ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी और उन सब स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाया जाना संभव नहीं है। तो क्या किया गया था? आप लोगों के अलग अलग सेक्शंस बना दिए गए थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ठीक उसी प्रकार भूगोल में अध्ययन किए जाने वाले भौगोलिक तत्वों एवं अवधारणाओं की संख्या लगभग अनंत है, इतनी ज़्यादा है कि इन सबको वर्गीकृत करना आवश्यक हो गया। तो एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। यहाँ पर जो आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है, इस ब्लू लाइन के द्वारा हमने इन समस्त भौगोलिक तत्वों एवं अवधारणाओं को 2 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, आप लोगों को ध्यान होगा जब आप लोगों का सेक्शन में वर्गीकरण किया गया था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, तो अमूमन एक आधार, किसी बेस को लेते हुए वो वर्गीकरण किया गया था। और सामान्यतः वो बेस क्या था? आपका जो नाम है उसका फर्स्ट लेटर क्या है, या आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। तो किसी एक पर्टिकुलर आधार के बेसिस पे आपका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया गया था। ठीक उसी प्रकार मैंने भी यहाँ पर ये जितने भी भौगोलिक तत्व थे इनको किसी एक विशेष आधार के ऊपर वर्गीकृत किया है। अब जरा 2 मिनट के लिए इस पर गौर कीजिए। आप चाहें तो अपने वीडियो को पॉज कर सकते हैं और यहाँ पर थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए कि ये जो मैंने इतने सारे भौगोलिक तत्व थे, इनका जो 2 वर्गों में इनको वर्गीकृत किया है, इस वर्गीकरण का आधार क्या होगा, क्योंकि ये समझना बहुत बहुत और बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर मैं सामान्य कक्षा में होता और मेरे स्टूडेंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकता होता, तो जो जवाब मुझे मिलता है वो बहुत कॉमन जो जवाब है वो ये है कि इसमें वर्गीकरण का जो आधार है वो प्राकृतिक और कृत्रिम के आधार पर है, नेचुरल एंड मैन मेड। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी भौगोलिक तत्व नज़र आ रहे हैं, पर्वत, नदियाँ, महासागर, बालू का स्तूप, मृदा, झीलें, ये सब प्राकृतिक हैं। और दूसरी तरफ जो कल कारखाने, सिंचाई के साधन, अधिवास, आर्थिक क्रियाएं, यातायात के मार्ग, ये सब क्या है? कृत्रिम या मैन मेड है। तो अधिकांश स्टूडेंट्स इसको इसी आधार पर वर्गीकृत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वर्गीकरण का ये आधार गलत है, सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहली चीज़ फसलें। फसलों को मैंने राइट हैंड साइड की तरफ रखा है। अब जरा देखिए, क्या फसलें मानव निर्मित है? क्या कोई फैक्ट्रीज में गेहूं, चावल का उत्पादन किया जाता है? नहीं। ठीक उसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण भी है, इसमें खनिज संसाधन, मिनरल्स। क्या मिनरल्स जो है वो मैन मेड हैं? नहीं, वो भी प्रकृति के द्वारा ही प्रदत्त हैं, लेकिन फिर भी उनको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में न रखकर बल्कि राइट हैंड साइड में रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्गीकरण का आधार है वो प्राकृतिक या कृत्रिम नहीं है। तो इनके वर्गीकरण का आधार क्या है? इनके वर्गीकरण का जो आधार है वो आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो ज्योग्राफी में हमें बहुत आगे तक लेके जाएंगी। अगर ये छोटी छोटी बेसिक कंसेप्ट्स अगर हम सीखते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आगे के लिए हमारे ज्योग्राफी का जो रास्ता है वो बहुत आसान हो जाता है।
देखिए, इन दोनों के जो वर्गीकरण का आधार है, ये आधार है जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी भौगोलिक तत्व हैं, पर्वत, नदियाँ, मृदा, महासागर, वायु का स्तूप, झीलें, वर्षा, महासागरीय धाराएं, ये ऐसे तत्व हैं जिन पर मानव और उनकी गतिविधियों का कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं होता। या एक दूसरे तरीके से मैं आपको समझाऊं, अगर मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं भी होता तो ये सारे तत्व मौजूद होते, यानी मनुष्य के होने या नहीं होने का इन तत्वों के ऊपर सीधा कोई संबंध नहीं है। मनुष्य के पृथ्वी पर आने से पहले भी ये सारे के सारे तत्व वहाँ मौजूद थे। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में वे तत्व हैं जिन पर मानव और उनकी गतिविधियों का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित नहीं होता। या मोटे तौर पे मैंने आपको कहा, अगर आप इतनी क्लिष्ट भाषा में नहीं जाना चाहते तो बिल्कुल सोच लीजिए कि ये वे तत्व हैं जिन पर जो मानव के पृथ्वी पर आने से पहले भी मौजूद थे। जबकि राइट हैंड साइड में वे सभी तत्व हैं, कल कारखाने, अधिवास, सिंचाई के साधन, आर्थिक क्रियाएं, जिन पर मानव और उनकी गतिविधियों का प्रभाव परिलक्षित होता है। यानी अगर ये सारे तत्व जो हैं ये मानव और उनकी गतिविधियों से प्रभावित हैं, तो निश्चित रूप से, अर्थात पृथ्वी पर मानव नहीं होता तो ये सारे के सारे तत्व भी नहीं होते। चलिए, बाकी सारी चीज़ें तो मुझे लगता है स्वतः स्पष्ट है। कल कारखाने, अधिवास, सिंचाई के साधन, आर्थिक क्रियाएं, यातायात के मार्ग, भाषा, परिवहन के साधन, धर्म, ये सब तो निश्चित रूप से मानव के द्वारा ही निर्मित हैं। इसलिए अगर मानव नहीं होता तो ये सारी चीज़ें नहीं होता। अभी दो चीज़ें हैं, फसलें और खनिज संसाधन। देखिए, फसल जो है वो पूर्ण रूप से मानवीय गतिविधि है। मैं इसको थोड़ा सा और आपके सामने स्पष्ट करता हूं। जैसे गेहूं का पौधा, अगर गेहूं का जो पौधा है आपने खेत में लगाया, उससे पहले आपने हल चलाया, फिर उस गेहूं के पौधे को आपने ज़मीन में लगाया, खरपतवार हटाए, उसमें सिंचाई के साधन के द्वारा पानी लगाया और उसको तैयार किया, तो खेत में जो आपने गेहूं लगाई वही क्या कहलाती है? आपकी फसल। तो फसल के लिए क्या जरूरी है? मनुष्य। अगर मनुष्य नहीं होगा तो कृषि नहीं होगी, कृषि नहीं होगी तो फसलें भी नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार खनिज संसाधन, खनिज निश्चित रूप से प्राकृतिक तत्व है, लेकिन जैसे ही मनुष्य उसका उपयोग करना प्रारंभ करता है वे संसाधन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं खनिज संसाधनों की, तो खनिज संसाधन तभी संसाधन बनेगा जब मनुष्य उसका उपयोग करेगा। तो खनिज संसाधन जो है वो भी मानव और उनकी गतिविधियों से प्रभावित है, इसीलिए इनको इस वर्ग में सम्मिलित किया गया है। तो इसलिए खनिज संसाधन और फसलें जो हैं वे प्राकृतिक हैं, लेकिन मानव और उसकी गतिविधियों से प्रभावित है, इसलिए इसे हम दूसरी श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार से हमने समस्त पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले समस्त भौगोलिक तत्वों और अवधारणाओं को दो बड़े वर्गों में वर्गीकृत कर दिया। एक वे भौगोलिक तत्व हैं जिन पर मानव और उनकी गतिविधियों का कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं होता। अगर मनुष्य पृथ्वी पर नहीं भी होता तो ये सारे तत्व तो मौजूद होते ही होते। ठीक उसके विपरीत दूसरे ऐसे तत्व हैं जो मानव और उनकी गतिविधियों से प्रभावित होती हैं, जिनका निर्माण या तो मनुष्य ने किया है या उनको अल्टर कर दिया मनुष्य ने अपने इस्तेमाल के लिए, तो उन पर मानव और उनकी गतिविधियों का प्रभाव परिलक्षित होता है। तो चूंकि अब इनका दो वर्ग कर दिए तो वर्गों को कुछ नाम तो देना पड़ेगा। जैसे आपके अगर दो सेक्शन किए जाते तो एक का कहा सेक्शन ए, सेक्शन बी, तो यहाँ पर भी चूंकि जब भौगोलिक तत्वों को दो वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया तो इन भौगोलिक तत्वों के भी हमने नाम रख दिए भौतिक तत्व और मानवीय या सांस्कृतिक तत्व। तो अब आपको कहा जाए कि भौतिक तत्व क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि भौतिक तत्व वे भौगोलिक तत्व होते हैं। भौतिक तत्व वास्तव में है तो भौगोलिक तत्व ही ना। जैसे सेक्शन ए के स्टूडेंट है तो बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट ही। ठीक उसी प्रकार भौतिक तत्व वे भौगोलिक तत्व होते हैं जिन पर मानव और उनकी गतिविधियों का कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं होता। ठीक उसके दूसरी तरफ मानवीय और सांस्कृतिक तत्व वे भौगोलिक तत्व हैं
जिन पर मनुष्य और मानव और उसकी गतिविधियों का प्रभाव परिलक्षित होता है। तो इस प्रकार से हमने जो जितने भी भौगोलिक तत्व थे उनको दो वर्गों में वर्गीकृत कर दिया। तो ठीक उसी प्रकार से इन भौगोलिक तत्वों का कुछ लोग ऐसे थे भूगोलवेत्ता जो भौतिक तत्वों का अध्ययन करने लगे, कुछ भूगोलवेत्ता ऐसे थे जो मानवीय और सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करने लगे। तो ठीक धीरे 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 भूगोल जो था, एक विषय जो था, वो आगे चल के दो शाखाओं में बंट गया। भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक तत्वों का या फिजिकल एलिमेंट्स का या उन तत्वों का जिन पर मानव और उनकी गतिविधियों का कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं होता अध्ययन किया जाने लगा, उस शाखा को कहा जाता है फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल। इसके विपरीत भूगोल की वह शाखा जिसमें मानवीय और सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है उन्हें कहा जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल। इस भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की जो दो शाखाओं में बंट गया, इसकी वजह से बाद में भूगोल में द्वैतवाद का आगमन हुआ। भूगोल में द्वैतवाद या ड्यूअलिज्म क्या होता है, इस कंसेप्ट को हम आगे अलग से भी समझेंगे। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर से हम देखते हैं कि अब भूगोल क्या है। अगर आपसे पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, पृथ्वी तल अथवा धरातल पर स्थित समस्त भौगोलिक तत्वों ऑब्लिक अवधारणाओं का अध्ययन भूगोल कहलाता है। तो दो चीज़ें, भूगोल में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, भौगोलिक तत्वों का और अवधारणाओं का, और कहाँ अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी तल अथवा धरातल पर। तो इस तरीके से भूगोल के संबंध में दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हमें मिल गए, एक वेयर कहाँ और दूसरा व्हाट। लेकिन अभी भी हमारी परिभाषा पूर्ण नहीं है, अभी भी हमारी परिभाषा में दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब और सम्मिलित होने हैं, और वो है हाउ, कैसे, एंड व्हाई, क्यों। यानी भूगोल में इन भौगोलिक तत्वों अथवा अवधारणाओं का अध्ययन कैसे किया जाता है, कौन सी मेथडोलॉजी है, किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है, और दूसरा अध्ययन क्यों किया जाता है। तो अभी तक वेयर एंड व्हाट, ये तो प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया। अभी दो प्रश्नों के उत्तर और बाकी है, हाउ एंड व्हाई। इन प्रश्नों का उत्तर हम सेकंड वीडियो जो इस संबंध में मैं बनाऊंगा उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।